रट्टा आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसे है और रट्टा आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उस ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। आप लो कंसिस्टेंसी फील कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आपको कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा होगा, आपको लो मोटिवेशन फील होता होगा, आपको लगता होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं है, आपको खुद पे डाउट आते होंगे, आपको कोई फीडबैक देने वाला नहीं, आपने क्या काम किया, कितना काम हुआ। आपको फियर और एंजाइटी हो रही होगी अभी। आप एग्जाम में जाते होंगे तो आपको हड़बड़ाहट होती होगी। आपको ये हमेशा डर सताता होगा कि मेरा रिवीजन ही नहीं हुआ है। आप हमेशा एक चीज़ में लैग करते होंगे कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। ये आपकी अगर करंट स्टेट है, तो इस सारी करंट स्टेट को, इन सारे पॉइंट्स को रट्टा एआई में कैटर किया जाता है। ये अपने आप कैटर होते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसकी फिलॉसफी और उसका जो नेचर है वो उस तरीके का है कि अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू अगर काम करेंगे तो आपके ये सारे पॉइंट, 10 जो अभी हमने डिस्कस किए, उन सारे पॉइंट्स के अंदर काम होगा। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंसिस्टेंसी। तो अभी आप गुजर रहे होंगे लो कंसिस्टेंसी के फेज से। इसका मतलब क्या है? आप पहले दिन जब काम करते हैं बहुत जोश में, किसी का यूट्यूब वीडियो देख के, किसी दोस्त की बात मान के, या वैकेंसी आ जाती है ऐसा सुन के, या एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है, इन सब चीज़ों को सुन के आपके अंदर एक जोश आता है और आप पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, चिपकाएंगे भी सही कि सुबह मैं इतनी बजे उठूंगा, नाश्ता करूंगा, इसके बाद मैं ये वाली बुक पढ़ूंगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, फिर इसके बाद 1 घंटा ये पढ़ूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर 2 घंटे में ये वाली चीज़ें लूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये। आपने ये सारा टाइम टेबल बनाया है, लेकिन आप देखेंगे कि ये टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं होगा। इसको लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कह रहे हैं हम। कि आप एक दिन तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन ऑल ऑफ सडन आपका दिमाग आपको किसी दूसरी चीज़ पर ले जाएगा। नहीं नहीं, इसको करने से काम नहीं होगा, हमें तो ये वाला काम करना चाहिए, किसी की क्लास कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर। अब कंसिस्टेंसी है क्यों नहीं? ऐसा क्यों है कि आपने सोचा है कि 8 घंटे काम करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, इसके बाद भी आपको काम नहीं कर रहा है? तो लो कंसिस्टेंसी का कारण होता है, या कंसिस्टेंसी का कारण होता है कि अगर किसी चीज में अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो वो बिहेव आप फिर से दोहराएंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है रिपीटेड बिहेवियर। आपने आज 8 घंटे काम किया तो आप अगले दिन भी 8 घंटे करेंगे, तीसरे दिन भी 8 घंटे करेंगे, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। और ये प्रॉब्लम आपका है ही। तो आप ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या ये सारे फैक्टर हैं कंसिस्टेंसी के? क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? क्या आपको मज़ा आ रहा है? क्या आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है? तो आपकी कंसिस्टेंसी होगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपको कंसिस्टेंट नहीं होंगे। जैसे आप खाना खाते हैं तो आप टाइमली खाना खा लेते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं। सो अंदर से आपको वो बात आती है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए आप उसके साथ में कंसिस्टेंसी, कोई ना कोई आपको याद दिला रहा है। तो या तो आपकी बॉडी आपको याद दिलाएगी, नहीं होगा तो मम्मी याद दिला देगी आपको, पापा याद दिला देंगे, जो भी आपके सराउंडिंग में होगा। टिफिन वाला टिफिन ले आएगा तो आपको याद आ जाएगा, तो आप उसके साथ में कंसिस्टेंट रहेंगे। रट्टा एआई के अंदर ऐसा क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे? तो रट्टा एआई के अंदर सबसे पहले फीडबैक मिलेगा। अगर आपने 100 क्वेश्चन किए तो आपको ये पता चलेगा कि आपने 100 किए हैं, और 100 में क्या हुआ, कितने छोड़ दिए हैं, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, जो गलत किए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा, जब हमें इस तरीके के फीडबैक मिलते हैं, अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हुए तो आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा उसके अंदर, और आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड होंगे कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो आपको नेगेटिवली भी उसके अंदर स्टिमुलस मिलेगा। आपको, आपका दिमाग आपको परेशान करेगा कि यार इस क्वेश्चन से मुझे इतनी चीज़ें नहीं आ रही। हो सकता है कुछ लोग इससे बहुत नेगेटिवली ड्राइव हो जाए कि इससे मुझे एनजाइटी होने लग जाती है, मेरे तो इतने सारे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपने आईना देख लिया है, आपको पता चल गया एक्चुअली आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, और उससे घबराहट होने लग जाती है। पर मैं इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। अगर क्या बुरा है, एग्जाम से पहले भी अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो भी टॉपर्स होते हैं या जो भी हसलर्स होते हैं, जो फाइट करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में खास बात ये होती है कि वो इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, वो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो अगेन आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाती है उसमें।
तीसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। हम इस ऐप के थ्रू अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपने वो काम, आपको जो दिया गया काम है अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको पर्सनली आपको ये एड्रेस किया जाएगा कि आपने ये काम नहीं किया है। तो जैसे ही आपके ऊपर कोई वॉच होती है, कोई ध्यान रखने वाला होता है, या आपको पता होता है कि कोई मुझसे पूछेगा इसके बारे में, तो आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती है, क्योंकि आपको किसी को बताना होता है। चौथा, जब आपके रिजल्ट पब्लिश होते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी आपके सारे दोस्त 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, कुछ कुछ 600 क्वेश्चन कर रहे होंगे, और आप देखेंगे कि आपके कॉलम में 0 लिखा हुआ है। तो वो एक कम्युनिटी प्रेशर क्रिएट होता है उसमें। आप जब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होंगे तो बाकी सब लोगों की परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये अच्छा भी कर रहे हैं, ये ज़्यादा भी कर रहे हैं और मैंने किया नहीं है। तो आपको वो एक माहौल मिल जाएगा। फिर चाहे आप घर पे अकेले भी हों तब भी आपको माहौल मिलेगा, लाइब्रेरी में आप किसी से बात नहीं करते हो तब भी आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन इन लोगों में क्या है। दूसरा जो चीज़ है, कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस आता कब है? कॉन्फिडेंस हमें आता है चीज़ों पे कंट्रोल से। तो जब आप भी घर में रहते हैं और आपके घर में अगर अंधेरा है और लाइट चली गई है, सो आप ये देखेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है उठ के कितनी दूरी पे जाके कहाँ हाथ लगाएंगे आप, तो आपको वो बटन मिल जाएगा, आपकी मोमबत्ती मिल जाएगी, आपको टॉर्च मिल जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस किस चीज़ से है? क्योंकि आपको कंट्रोल है उस चीज़ में, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो जब जब भी आप देखेंगे आपने लाइफ में जब जब भी डर अनुभव किया हो, तो आप याद करके देखो आपके पास में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से डर था। वो होता है कंट्रोल। आप किसी और के घर में जाके आपको डर लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा। इसलिए किसी और के घर में जाके, भले आप वहाँ पे 2 घंटे से 5 घंटे से वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ लाइट चलेगी तो आपको, आप हिलोगे नहीं वहाँ पे, आप एक ही जगह बैठे रहोगे। वैसे ही हमारी प्रेपरेशन में होता है। हमें प्रिपरेशन से डर क्यों लगता है, या प्रिपरेशन में हमें उस तरीके का फियर आता क्यों है? वो इसलिए आता है कि आपको पता ही नहीं है, आपने 4 महीने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी कितनी चीज़ें तैयार हो गई हैं, कितनी चीज़ें बाकी हैं। एग्ज़ाम धीरे धीरे हर दिन आपके नज़दीक आता जा रहा है। आपको ये भी डर है कि अगर आपने इस बार अगर आपका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा। अब ये क्या चीज़ शो कर रही है? डर शो कर रहा है। ये डर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है। एग्जाम पास आते जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है। सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं है। सो जब भी आपको अवेयरनेस नहीं होगी, जब भी आपका सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं होगा, आपको डर लगेगा ही लगेगा। और इस डर से ही आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस, डर लगेगा, डर से आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। इस ऐप के थ्रू आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? इस ऐप में सिस्टमेटिकली सारे टॉपिक वाइज चीज़ें बनी हुई हैं और एक्सटेंसिव लेवल पे बनी हुई हैं। आप किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करेंगे, आपको 2000-3000 सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन यह एक्सटेंसिव लेवल पे एक एक टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर आप उनको करते जा रहे हैं। साथ में आपको पता चलता जा रहा है कि इस टॉपिक में मैंने ऐसा परफॉर्म किया, इस टॉपिक में मैंने ऐसा परफॉर्म किया। दूसरा, आपको आपकी आदतों के बारे में पता चलता जा रहा है कि ये इस तरीके से मैं क्वेश्चन को गलत करती हूँ, मैं हड़बड़ाहट में क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझसे गलत हो जाते हैं, मैं जल्दबाजी में जब किसी चीज़ को मार्क कर देती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, इससे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो जब आपको अवेयरनेस होगी, आपको ये जानकारी होगी कि आप किस सिचुएशन में गलत करती हैं, कौन से टॉपिक से चीज़ें गलत करती हो, तो आपको कंट्रोल आने लग जाएगा। और आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपको पता चलेगा उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे। हम भी आपके साथ में काम करना शुरू कर देंगे। तीसरा, कोई और है जो आपको लगातार ये बता रहा है ऊपर से देख के, आप तो नीचे घूम रहे हैं, कोई ऊपर से देख के बता रहा है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, आपको इस जगह पे प्रॉब्लम है। तो जब इस तरीके से काम होगा तो आप अवेयर रहेंगे, आपका अपना जीपीएस काम कर रहा होगा उस समय, तो आपको कंट्रोल आएगा। जैसे ही कंट्रोल आएगा आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। अगले बारे में बात करते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन आता कैसा है? मोटिवेशन 2 तरीके से आता है, एक बाहर से आता है और एक अंदर से आता है। एक हमारा इनर मोटिवेशन होता है और एक हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन ड्रग की तरह काम करता है कि किसी ने 2 बातें कह दी, अच्छी भाषा में कह दी आपसे, तो आपका जोश ऐसा स्पाइक मारेगा और आपको लगेगा बस आज तो तोड़ फोड़ देना है। आप पूरी एनर्जी से सब कुछ छोड़ के, जो उस जोश से आपको जो मिल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे जाएंगे। इनर मोटिवेशन छोटा होता है और कंसिस्टेंट होता है। मतलब इनर मोटिवेशन में ऐसे समझो जनरेटर आपके बॉडी के अंदर लगा हुआ है। इनर मोटिवेशन से मतलब है कि वो आपको रोज सुबह में ये याद दिलाएगा कि अपना लक्ष्य क्या है, हमें काम क्या करना है। लेकिन लो मोटिवेशन फील कैसे होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं और वो उस हिसाब से नहीं होता है,
तो हमें लो मोटिवेशन फील होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा यार ये मेरा दोस्त है, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं इससे कहूँगा ये मुझे पैसे दे देगा, तो मैंने उसके लिए एक्ट किया, मैंने उससे वो पैसे मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे नहीं दिया, तो आपको ह्यूमिलिएशन फील होगा, आपका मोटिवेशन नीचे की तरफ चला जाएगा। पढ़ाई में कैसे काम करता है, आपने सोचा मैं 2 घंटे लगा के आज सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नोट्स पढ़ लूंगा, आपने वो पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपने सोचा था कि मैं इस काम को करूंगी और मैं इसको टेस्ट करूंगी कि मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे आया नहीं आया। आपने लगाए 100 क्वेश्चन सिंधु घाटी से, आपने पूरे नोट्स पढ़े थे, पूरी शिद्दत से पढ़े थे, लेकिन उस 100 में से आपके 40 क्वेश्चन गलत थे। को लगा कि मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, इतनी बार ये टॉपिक पढ़ रखा, लेकिन फिर भी मेरे 40 क्वेश्चन गलत। सो इस तरीके से आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा। यहाँ ऐसा क्या होगा कि आपका मोटिवेशन अप रहेगा। रट्टा एआई के साथ में काम करने पे होगा ये कि एक तो डेडिकेटेड मेंटर रहेगा, तो वो आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में टाइम टू टाइम बताता रहेगा। दूसरा, ऐप के अंदर भी इस तरीके के फीचर्स हैं कि आपने आज कितना काम किया वो आपको ये बताएगा, आपने कल कितना काम किया था आपको वो बताएगा, आपके साथी जो दोस्त हैं वो कितना काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो इससे एक आपका मोटिवेशन रहेगा कि मान लीजिए आपने 300 क्वेश्चन किए, लेकिन आप जिसको जानते हैं उसने 450 क्वेश्चन किए, तो आप मोटिवेट होंगे, यार ये 400 कर रहा है, ये तो ज़्यादा काम कर रहा है, आप अपनी कंपैरिजन उसके साथ में कर पाएंगे और कंटिन्यूअसली कर पाएंगे। उससे हम मोटिवेट होंगे, नहीं मुझे भी 450 करना है। देन आप उस डायरेक्शन में जाएंगे, आप अपना स्कोर देखेंगे कि मेरी एक्यूरेसी 60% है, मुझे अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, सो आप उसके साथ में जाएंगे। सो जब हम इस तरीके से बाहर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने लोगों से इस तरीके की कंपैरिजन करते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि है नहीं, सिर्फ एक बोर्ड पे एक लिस्ट लग जाती है, 7 दिन में एक टेस्ट होता है, उससे नहीं। आपको डेली की डेली आपकी उस तरीके की रिपोर्ट्स आएंगी तो लगे। दूसरा, आपके मेंटोर जब आपसे बात करते हैं कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, आपने अगर कुछ अच्छा किया तो वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, देन हमारा मोटिवेशन, हमें लगता है कि कोई हमें है, हमें कोई रिवॉर्ड दे रहा है, तो आपका मोटिवेशन उससे अप रहेगा। तीसरा, पिछली बार कुछ चीज़ें गलत हुई थी, लेकिन इस बार वो चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं आपकी, इस बार वो सवाल, उस टॉपिक से जो सवाल है वो आपके सही होने लग गए। सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन उस चीज़ से बढ़ जाएगा और आपकी चीज़ें कवर भी होंगी। मोटिवेशन एक और चीज़ से आता है, जब भी हमें किसी चीज़ का चैलेंज मिलता है तो हम मोटिवेट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जो थोड़े से कन्फ्यूजन था और आपको नहीं आया, तो आप मोटिवेटेड होती है कि अब मैं उसको जाके देखूं। आप देखेंगे उसको, आप उस पर काम करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे उस चीज़ के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे गलतियां करवाते हैं और उन्हीं गलतियों को वापस आपको दिखाते हैं। तो जब भी आपकी गलती आपके पास में वापस आएंगी, बशर्ते आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी गलतियां दिखाते हैं तो उनको लगता है मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम क्रिटिसाइज करके क्या ही कर लेंगे भाई, हम आपको आपका चेहरा दिखा रहे हैं ताकि आप इसके ऊपर काम कर सके, और आप और हम तो साथ में मिलकर काम करने के लिए। ऐसे में लोग मोटिवेट होते हैं, और क्योंकि हम साथ रहते हैं तो थोड़े टाइम के अंदर वो परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। लोग चाहते हैं कि आप हमें और हमारी गलतियां बताओ, तो आपका जो मोटिवेशन है वो उससे ऐसा स्पाइक आएगा उसके अंदर। अब बात करते हैं रिकॉलिंग के बारे में। आपको फील होता होगा कि मेरी जो कॉलिंग है, रिकॉलिंग है, वो मेरी वीक है, आपको चीज़ें याद नहीं आती होंगी। आप एग्ज़ाम में जाते होंगे तो एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही आपको ऑल ऑफ सडन वो आंसर याद आ जाता होगा। आप दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज रहते होंगे, आपको लगता होगा कि इसका सी आंसर सही है, घर आके देखते हैं तो डी निकलता हुआ। बहुत बार ऐसा होता होगा आपके साथ में कि आपने सी किया हुआ है, आपको टाइप मिला और आपको अचानक से अंदर से आया कि नहीं नहीं सी सही नहीं है, तो आप उसको ब्लेड से काट के उस गोले को हटाते हैं और उसको डी करते हैं। घर आके आपको पता चलता है कि सी ही सही था, डी तो गलत हो गया। इस तरीके से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ये रिकॉलिंग, मतलब ये लो रिकॉलिंग के साइन है आपके। अब ये होता क्यों है, ये होता है क्योंकि एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को याद करने का। हम याद करने को क्या एक तरफा प्रोसेस ही समझते हैं। आपको होता क्या है, हम चीज़ों को आंखों से देखते हैं, हमारा दिमाग उनको प्रोसेस करता है और वो एक जगह ले जाके रख देता है। अब हम इसी तरीके से करते हैं, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमने कंटेंट पढ़ा, हमने आंखों से देखा, उसको समझा और उसको एक जगह ले जाके रख लिया है। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है ये देखिए, एग्जाम के अंदर हमें ना तो कंटेंट पढ़ना है, ना ही हमें किसी चीज़ को ले जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हैं, किसी चीज़ को देखने की, दिमाग में घुमाने की और उसको किसी चीज़ में रखने की। जबकि रियल एग्जाम में आपके साथ में क्या हो रहा है, वहाँ एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। आपको वहाँ प्रोसेस क्या होता है, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप उसको दिमाग में घुमाते हैं,
किस क्वेश्चन का डेटा कहाँ होगा, और वो जो आपने पता नहीं कब कब उसको उस जगह पे रखा था सिंधु घाटी सभ्यता को, वहां से वो ढूंढ के लाता है। ये वैसे होता है जैसे हम रस्सियों से जब कपड़े उतार के एक साथ सारे बेड पे ऐसे लगा लेते हैं। अब उसके अंदर से कोई चीज ढूंढनी है, मान लो मोजा ढूंढना है, तो आपको सारे कपड़े एक एक करके इधर उधर फेंकने पड़ेंगे और उसके अंदर से फिर मोजा निकाल के लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, तो वो मिलेगा ही नहीं आपको उस टाइम में। जब जरूरत होगी तब तो कम से कम नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ सडन फिर कहीं ऐसे कोने में पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। नॉलेज के साथ में भी यही होता है। आपने अभी तक क्या किया है, पढ़ा है, और पढ़ने का प्रोसेस क्या है, आपने देखा, प्रोसेस किया और अंदर रखा, तो आपकी किस चीज की प्रैक्टिस हुई, सिर्फ इसकी। जबकि एग्जाम में क्या हो रहा है, पढ़ना है, दिमाग में घुमाना है, अंदर से खींच के बाहर निकाल के लेके आना है उस चीज को। और ये तो आपने प्रैक्टिस कब की थी, कितनी बार की थी आपने, आपने हजारों दिन लगा दिए इस वाले प्रोसेस में, लेकिन आपने कितने दिन लगा है इस प्रोसेस को वापस से बाहर निकालने के लिए। और एग्जाम तो वास्तव में आपकी चीजें अंदर से बाहर निकालने का नाम है। तो ये इस कारण से आपकी लो रिकॉर्डिंग। अब रट्टा है यही आपसे इस पॉइंट पे कैसे हेल्प कर पा रहा है आपकी। तो रट्टा एआई का प्रोसेस क्या है, वो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ये चीजें देगा। तो अगेन आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और वो अंदर से निकालने की कोशिश करेगा। तो शुरुआत में तो आपको बहुत घबराहट होगी, याद आएगा ही नहीं, बहुत जोर आएगा, दिमाग परेशान भी करेगा ना, फर्जी चीज है ये, इतना थोड़ी होता है, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, इस तरीके के अलग अलग बहाने आपके सामने रखेगा। लेकिन अगर आप इस बहाने वाली इस फेज से अगर आप निकल गए, तो आपका दिमाग एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहा है वो जो एग्जाम में आना है, आप एग्जाम में करना है आपको। आप सवाल को पढ़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे कहाँ पड़ा हुआ है, और देखेंगे जैसे अलमारी में रखा हुआ सामान होता है, जैसे मम्मी कपड़े सारे बहुत करीने से जमा देती है, और इसके बाद मम्मी से पूछो मम्मी मोजे कहाँ है, तो मम्मी कहेगी दूसरी अलमारी के तीसरे वाले ब्लॉक के अंदर हाथ डाल, वहां मोजे मिल जाएंगे, वहां रुमाल मिल जाएगा। तो वो सिस्टमेटिक किया हुआ है। तो ये सिस्टमेटिक करने का तरीका है। अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक चीजों को कर लेंगे, तो आपको एग्जाम में बेस देगा, आपको सिंधु बोलेगा तो आप सिंधु वाले बॉक्स में जाके ढूंढेंगे चीजों को। कोई आपसे पूछेगा कि ज्योग्राफी में ये टनल कहाँ है, तो क्योंकि वो टनल वाला बॉक्स अलग तरीके से बना हुआ है, पहले से व्यवस्थित है, तो वहां से आएंगी। और क्योंकि ये सवाल बहुत गुजर चुके होंगे, तो आपके जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, जो न्यूरल पाथवेज है जिससे वो इंफॉर्मेशन गुजरती है, वो डेटा जहां पड़ा हुआ है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, आपको रिकॉल करने की प्रैक्टिस करनी है। हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया और अगर हमने याद कर लिया तो याद आ जाएगा, ये तो बिल्कुल अलग प्रोसेस है। किसी चीज को दिमाग में रखना एक प्रोसेस है, और उस रखी हुई चीज को वापस से दिमाग में लाना और बाहर निकालना उस चीज को, ये दूसरा प्रोसेस है। तो अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप एक प्रोसेस रख रहे हैं, सिर्फ अंदर ले जाने का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बाहर निकालने का प्रोसेस नहीं यूज कर रहे हैं, जबकि एग्जाम में बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो आप बहुत काम कर लेते हैं, इस दूसरे वाले प्रोसेस पे काम नहीं करते हैं। रट्टा एआई के साथ में ये होगा, आप 70,000 सवालों पे आप 70,000 बार, और 70,000 तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक्चुअल में हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, तो आप लगभग 1.5 लाख के आसपास एक क्वेश्चन को जब 2 बार आप सोचेंगे, तो टेक्निकली 1.5 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी। तो आपके न्यूरल पैटर्न, वो जो बॉन्ड होंगे, वो जो रास्ते होंगे जिससे इंफॉर्मेशन वापस आती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो आपकी मेमोरी हाई हो जाएगी। एक और चीज़ इसके अंदर है, आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई सवाल एग्जाम में गलत करके आते हैं, तो दूसरी बार उसकी गलत होने की संभावना कम हो जाती है। जबकि हमने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी रीड की हुई है, हमारे हाथ से नोट्स बने हुए हैं, उससे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें याद नहीं आता है वो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपने अगर 5 साल पहले भी किसी एग्जाम में गलत किया होगा, तो 5 साल बाद भी उसको याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, आपको पता है 5 साल पहले ये गलत हुआ था। तो हम उसी तरीके का फॉर्मेट फॉलो करें, आपसे इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतनी गलतियां करवा रहे हैं कि आपके वो चांसेस घट जाएंगे उन उन सवालों के क्वेश्चन में। एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा सवाल, उन्हीं लाइनों से पूछेगा ना, अलग से तो कुछ नया हो नहीं। अकबर को मरना था, वो मरा गया, अब उससे नया कोई क्वेश्चन तो बनना नहीं है, उन्हीं चीजों पे। तो आप अगर पहले से इन सब चीजों की घर पे प्रैक्टिस करके गए, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है उस जगह पे। सो ये इस तरीके से काम करता है। अब आ जाता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, मुझसे ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, मैं ये जो किताब लेके आई हूँ उससे मेरा काम होगा या नहीं होगा, मैंने जिन कोचिंग में जिन सर से पढ़ रही हूँ वो उनसे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये इस तरीके के सेल्फ डाउट आपको आते होंगे। अब ये सेल्फ डाउट आते क्यों, तो अगेन हम कुछ चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारा मोटिवेशन लो होता है, जब भी हमें चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता है, जब भी हमारा फोकस नहीं होता है, और जब भी हम चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, तब हमें इस तरीके के सेल्फ डाउट आते हैं, इस तरीके की एंजाइटी आती है।
ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है। अगर ये बहुत एक्सेसिव हो जाए तो आपको पढ़ाई में मन नहीं रहा, आप दिन भर यही सोचते रहेंगे वो क्या पढ़ रहा है, वो कौन सी किताब लाया है, वो कौन से सर से पढ़ रहा है, तो ये आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन अगर ये कंट्रोल फॉर्म में है तो वो क्या कहेगा कि चलो ये सारे डर तो मेरे हैं, लेकिन एक एक करके मैं इन चीजों को कवर कर लेता हूँ। यहाँ रट्टा ये कैसे आपको इस प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करेगा। सेल्फ डाउट कंट्रोल से नहीं आता है। अब अगर आपके पास में कंट्रोल है तो सेल्फ डाउट आपको नहीं आएंगे। तो अगेन ये सेम आपको कंट्रोल पैदा करेगा, आपको सिस्टमेटिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर चीज़ों को बांटेगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेगा, तो आपके पूरा सिलेबस कवर होगा, आपके रिवीजन कवर होगा, आपकी रिकॉलिंग स्ट्रांग होगी, आपको ये पता होगा आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आपको ये पता होगा कि किस एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, आपको ये पता होगा कि आपका टाइम कैसे मैनेज करना है। जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आपका दिमाग कभी उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। आपका दिमाग कहेगा कि इस अवेलेबल टाइम को, अवेलेबल रिसोर्स को हम मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकें, और आपको टाइम नहीं रहेगा। दूसरा, जब आप अच्छा कर रहे होंगे और आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, मेंटोर से मिलेगा, आपकी अपनी रिपोर्ट से मिलेगा, सो आपके अंदर से ये सेल्फ डाउट धीरे धीरे बिल्कुल पाताल में चले जाएंगे आपके दिमाग के, तो वो रहेंगे नहीं। अब बात करते हैं नो फीडबैक की। आपने देखा है कि आप घर से निकले, बैग लेके, किताबें डाल के, आप लाइब्रेरी में घुसे हैं, अब आप दिन में चाय भी पी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये वाला टॉपिक, ये वाली किताब, सब कुछ, लेकिन फिर भी शाम को जब वापस घर लौटते हैं या सोने जाते हैं तो आपको एक अजीब सा खालीपन लगता होगा कि मैंने आज पूरे दिन ये काम किया तो सही, लेकिन कितना काम हुआ। आप ऐसे समझिए कि कोई आदमी पूरे दिन मेहनत करे, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है और शाम को उसको पैसे नहीं दिया तो उसको कैसी फील आएगी, वो कितने दिन आपके यहाँ काम करने के लिए आएगा। अब उस मजदूर से आप खुद को कंपेयर करके देखिए कि आपने दिन में खूब सारी मजदूरी की, आपने दिन में खूब सारी पढ़ाई की, एक टारगेट से पढ़ाई की, मुझे ये पूरा सिलेबस खत्म करना है। आपने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दी, पर मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको लगता है कि आपने जो काम किया वो हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है। जब वो मजदूर मजदूरी करता है तो शाम को उसको 500 रुपये मिलते हैं, उससे उसको फीडबैक मिल रहा है, भाई मैंने ये काम किया, इसके अवज में मुझे 500 मिला, तो वो दूसरे दिन फिर आएगा, वो फिर मजदूरी करेगा, फिर होगा। आपके यहाँ क्या है, आप आज पढ़ रहे हो, एग्जाम कब होगा यही नहीं पता है हमें। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपकी मजदूरी तो पता नहीं कब मिलेगी। कैसा होगा, मैं अगर आपको मजदूरी करने बुलाऊं मेरे घर और बोलूंगा 2 साल बाद आपको पैसे दूंगा, आपको लगेगा आप उतनी एनर्जी के साथ में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपके फीडबैक नहीं है, इस फीडबैक को कैसे दूर करें हम। इस फीडबैक को पढ़ने से तो होगा नहीं। आप कह दो कि मैंने 8 घंटे पढ़ा, आप कह दो कि मैंने 100 पेज पढ़ लिए, आप कह दो कि मैंने इतने चैप्टर्स कवर कर लिए, लेकिन ये फीडबैक है नहीं और बता कौन रहा है आप। ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक पेज पढ़ रहे हो, दूसरे पेज पे जाते हो, फिर तीसरे पे, फिर पांचवें पे, और अचानक से आपको याद आता है कि मैं 5वें पेज पे कैसे आ गया। अब पीछे का कुछ याद ही नहीं, ये कब पढ़ लिया मैंने। तो हमारा दिमाग स्प्लिट हो जाता है, एक दिमाग तो पढ़ता रहता है, दूसरा दिमाग फिल्म में चला जाता है, किसी सीरियल में चला जाएगा, ओटीटी पे चला जाएगा। आपने कल जो दोस्त ने कोई बात कही होगी, किसी ने डांटा होगा, उस चीज़ के बारे में ख्याल हो जाएगा। पास में कोई बैठा होगा, उसकी बात सुनाई दे रही होगी, आप पढ़ते भी जा रहे हो और ये सब भी करते जा रहे हो, लेकिन ये दिमाग में तो जा ही नहीं रहा है। अब आपके खाते में तो रजिस्टर हो गए कि आपने 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन क्या प्रोडक्टिव हुई है, नहीं हुई। ये प्रोडक्टिव होगी कैसे, रट्टा यही के साथ में ये फीडबैक कैसे काम करता है। आप ये देखना कि जब भी आप सवाल करते हैं ना, आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा, और अगर आपका दिमाग कहीं चला गया तो एक्चुअल में सवाल होगा भी नहीं आपसे। आपसे ऐसा नहीं है कि आपने 10 सवाल सॉल्व कर लिए और आपका दिमाग यहाँ था ही नहीं। आप 10 पेज पढ़ सकते हैं, आप 1 घंटे का वीडियो दिमाग को इधर उधर भटकाने के बाद देख सकते हैं। आप सर लेक्चर दे रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड भी कर रहे हैं आंखें में आंखें मिला के कि मैं आपको सुन रहा हूँ, लेकिन आप कहीं घूम के भी आ सकते हैं। आप अटेंटिव नहीं होते हैं उन चीज़ों के अंदर। लेकिन आप जब टेस्ट सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। या तो आप बाहर रहेंगे या आप उस क्वेश्चन के अंदर रहेंगे। तो आपने अगर 100 क्वेश्चन किए तो टेक्निकली उसका मतलब है कि आपने 100 क्वेश्चन किए। फीडबैक कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो आप जब 100 क्वेश्चन करेंगे आपको हाथों हाथ फीडबैक मिलेगा। दूसरा, हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपने जो 100 क्वेश्चन के जवाब दिए हैं उनको अरेंज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फीडबैक तैयार भी कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह में आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कल क्या परफॉर्मेंस दी थी, आपके साथी लोगों ने कितनी परफॉर्मेंस दी थी। सो आपका मन करेगा
आज आपने 100 किए, बाकी सब 400 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप 100 कर रहे हैं, आपको अंदर से फील आएगा कि अरे यार सब तो इतना तेज भाग रहे हैं और मैं तो इतना स्लो चल रहा हूँ, स्लो चल रही हूँ, तो मुझे कैसे मैं आगे जाऊंगी। तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप उसमें जाए। फीडबैक होने से क्या होता है कि आप बने रहते हैं किसी चीज़ के अंदर, आप लगातार बने रहते हैं। तो ये जो आप कुछ दिन तो ये कर लिया, कुछ दिन ये नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी क्वेश्चन करेंगे और आपका काम धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये जो नो फीडबैक का जोन है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। फियर और एंजाइटी, अगला जो पॉइंट है, फियर और एंजाइटी अगेन, लो कॉन्फिडेंस, फियर, ये सब हमें होता है क्यों है? फियर हमें तब आता है जब हमें कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए होती है और अगर वो हमें नहीं मिली तो हमारे जीवन में कोई प्रभाव आने वाला होता है नेगेटिव तरीके का, तब हमें किसी चीज़ से डर लगता है। तो ऐसे मान लीजिए कि आप अभी उम्र के 24, 25, 26 के पड़ाव में, आपकी शादी की बात चल रही है, आपकी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है और आपका जॉब भी सेटल होने वाला है, आप ऑलरेडी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। अब आपको फियर तब आएगा जब आपको ये लगेगा कि अब मेरी प्रेपरेशन पूरी नहीं है, मुझे और कुछ आता भी नहीं है और ये मेरे पास में लास्ट मौका है, इसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, हम दो लोग उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मान लो आप लड़की हो तो आपको ये लगेगा कि इन केस अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर मुझे ना वो डेली रूटीन के काम ही करने होंगे, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे परमिशन लेनी होगी, मैं बाहर भी अपनी मर्जी से उस तरीके से नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि फिर ऑब्वियस है, आप घर के अंदर काम कर रहे हो तो घर के अंदर 1000 काम होते हैं, आप उन्हीं के अंदर इंडल्ज हो जाओगे। सो वो जो फियर आएगा आपको, उससे फिर आपको ऑल ऑफ सडन से आपकी नींद खुलने लग जाएगी, डर होगा। लेकिन ये डर वहां तैयारी करने तक तो ठीक है, लेकिन क्या था ये डेली लाइफ में भी आ जाता है फिर, जब हम हमें बार बार ये चीज़ें सताती है और हमारा ज़्यादातर ध्यान उस डर के अंदर गुजरता है। मैं ये कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन, मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन आपको याद नहीं है, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो डर वापस से आ जाएगा, ये नहीं हुआ, देख तेरे से तो हो भी नहीं रहा है, अब तू क्या करेगा या तू क्या करेगी, अगर ये नहीं हुआ तो तेरे साथ ऐसे हो जाएगा। अब आपका दिमाग पूरी फिल्में दिखा रहा है आपको, वो सारे नेगेटिव नेगेटिव, आप पढ़ नहीं रहे हो, जबकि पढ़ने से होने वाला, उस डरने से नहीं होने वाला। थोड़ा डर लाजिम है, नमक जितना, लेकिन अगर बार बार इन चीज़ों से आप डरेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी डर दूर कैसे होगा? इस तरीके के जो डर होते हैं वो तब दूर होते हैं जब आपके पास में कंट्रोल होता है। जैसे ही आप चीज़ें आप जैसे चाहते हैं वैसे चीज़ें होने लग जाए तो आपका ये डर, आपकी एंजाइटी अपने आप चली जाएगी। तो रटाई में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चीज़ों पे कंट्रोल कैसे आता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम चीज़ों पे, जैसे आपको कंट्रोल आया, आपको मोटिवेशन हाई हुआ, कॉन्फिडेंस आपका हाई हुआ, आप में कंसिस्टेंसी आ गई है, आप जो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं वो होगा, तो उसके साथ में ही आपका ये डर, आपकी ये जो एंजाइटी है वो यहाँ से निकल जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम में हड़बड़ाहट की। ये भी आपकी एक स्टेट है, अभी आप एग्जाम में हड़बड़ाहट महसूस करते हैं, ये एंजाइटी का ही एक फॉर्म है, बस ये बाहर, इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं हम, ये बाहर दिखाई देती है, आपके शरीर पे उसका प्रभाव होता है। तो आजकल क्या है, 2 घंटे पहले हम एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं और 1 घंटे पहले हमें एंट्री लेनी होती है, 1 घंटे पहले हमारी एंट्री बंद हो जाती है इसके बाद में। तो उस 1 घंटे के अंदर हमारे पास कोई काम नहीं, क्योंकि पेपर भी वो 5-7 मिनट पहले ही देंगे हमें, वो भी खोलने नहीं देते। लेकिन वो जो 55 मिनट है, उस 55 मिनट में आपके दिमाग में 1000 ख्याल आते हैं, आपने कैसे प्रिपरेशन शुरू की थी, आपको ये भी याद आएगा कि आपने कहाँ कहाँ काम चोरी किए हैं, आप क्या बेहतर कर सकते थे, आपको ये भी याद आएगा कि इस एग्ज़ाम के बाद में अगर चीज़ें नेगेटिव गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आपको ये भी आता है, आप अच्छे सपने भी बुनने लग जाते हैं कि अगर पॉजिटिव हुआ तो आप किस किस तरीके से चीज़ें आगे, आप लाइफ भी प्लान करने लग जाते हैं, कैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ऑल ऑफ सडन फिर क्या होता है कि क्योंकि सब कुछ आप उस पेपर के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि इस पेपर से ही आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो वो डर फिर से हावी होने लग जाता है और आपके अंदर हड़बड़ाहट होती है। तो जब पेपर आता है तो नॉर्मली लोगों के ऐसे हथेलियों के अंदर पसीने आने लग जाते हैं, ऐसे माथे पे, भले सुबह के 9 बजे हुए हैं लेकिन ऐसे हथेली में पसीने आ रहे हैं, माथे पे पसीने आ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपका सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है। जब भी आपकी सिचुएशन में कंट्रोल होगा आपका हड़बड़ाहट कम होगी। तो आप देखेंगे जिन जिन सिचुएशन में आपको कंट्रोल है उसमें हड़बड़ाहट नहीं होगी, जिसमें नहीं होगी, आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, आपको चलानी नहीं आती है, तो आप कैसे से हाथ कांपेंगे चीज़ों को लेकर। सो हड़बड़ाहट दूर कैसे होगी? इस ऐप के साथ में कैसे होगा? ये ऐप क्या करेगा, आपको फीडबैक देगा, आपको कंट्रोल देगा, आपका मोटिवेशन अप होगा। तो जब भी इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर से आती हैं, पॉजिटिव हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, तो वो हड़बड़ाहट फिर कंपैरेटिवली दूर रहती है। और अगर मान लो होगी भी सही तो 1 या 2 क्वेश्चन देखती है आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे
बाई डिफॉल्ट उनको उस तरीके से ट्रैमर आने लग जाता है, एग्जाम जैसे पेपर आता है तो वो उनके ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप जैसे ही वो पेपर खोलेंगे, आप रोल नंबर मत भरिए, आप पहले पेपर खोलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको वो जवाब वहाँ मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये मुझे आता है, फिर आप दूसरा देखेंगे वो भी आपको आ रहा होगा। तो उस तरीके से आप अपनी इस हड़बड़ाहट को कर्टेल कर सकते हैं। लेकिन ये सब आएगा क्या है, आपकी फाउंडेशन वैल्यू जो होती है, आपकी प्रिपरेशन की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप उस तरीके की चीज़ों से डील कर पाएंगे।